बड़ी खबर राजस्थान के झुंझुनू से, जहां पर स्कूली बच्चों को ले जा रही एक वैन में आग लग गई है। इस वैन में 10 बच्चे सवार थे, जिन्हें आसपास के गांव से लेकर वैन स्कूल जा रही थी। गनीमत ये रही कि आग लगते ही सभी बच्चों को सुरक्षित वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया, लेकिन आग जितनी तेजी से फैली है, उसने थोड़ी ही देर में पूरी की पूरी वैन को अपनी चपेट में ले लिया। चश्मदीदों का कहना है कि वैन में क्षमता से ज्यादा बच्चे बिठाए गए थे। बस जैसे ही सिंगाड़ा के बाजार के पास ये वैन पहुंची, उसमें धुआं निकलने लगा। आनन फानन में फौरन गाड़ी से बच्चों को उतारा गया और तब तक आग की लपटें उठनी शुरू हो गई थी। इस बीच कुछ लोगों ने फायर ब्रिगेड को खबर कर दी। खेतड़ी से फौरन फायर ब्रिगेड की यूनिट मौके पर पहुंच गई और वैन में लगी आग को बुझाने की शुरुआत हुई। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस वैन में जितने भी बच्चे सवार थे, स्कूली बच्चे छोटे छोटे, उन सबको वक्त रहते वैन से सुरक्षित उतार लिया गया। देखिए, ये जो प्राइवेट व्हीकल थी, प्राइवेट स्कूल प्राइवेट व्हीकल थी, कोपर से बच्चों को लेके आ रही। 10 बच्चे थे इसमें और बड़ा हादसा हो सकता था ये, लेकिन ये भगवान की दया से आज बच गए बच्चे। 10 बच्चे थे, वैन में आग लगी और कोपर से और खेतड़ी से फायर ब्रिगेड बुलाई, तुरंत उसको काबू में किया गया, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी जल चुकी थी। इसलिए हम तो सरकार से अनुरोध करते हैं कि सिंघाड़ा में भी ये कमी है फायर ब्रिगेड की, तो सरकार से, नगर पालिका के ईओ से, इनसे प्रार्थना करते हैं कि ये यहाँ पर एक सुविधा हो। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावे के मामले में अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आज अयोध्या पहुंच रहा है, जिसमें कांग्रेस के सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, विधायक हैं और एमएलसी भी शामिल हैं। कांग्रेस के आज के अयोध्या दौरे में शामिल होने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को आज अयोध्या के एक होटल में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज रामलला के दर्शन करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और आज कांग्रेस के 9 सदस्य प्रतिनिधिमंडल में सांसद किशोरी लाल शर्मा हैं, सांसद तनुज पुनिया हैं, सांसद राकेश राठौर हैं और कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह, विधायक वीरेंद्र चौधरी, पूर्व सांसद एपी गौतम और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह शामिल हैं। ये सभी लोग आज अयोध्या पहुंचकर भगवान रामलला के दर्शन करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही अजय राय को हाउस अरेस्ट करके लखनऊ जाने के लिए कह दिया गया। ये क्या बोल रहे हैं आप? कह रहे हैं कि लखनऊ नहीं, लखनऊ नहीं नहीं, उधर तो नहीं जा सकते हो, तो हम तो फिर उठा दीजिए, हम नहीं जाएंगे, तो लखनऊ थोड़ी जाएंगे, लखनऊ जाएंगे थोड़ी यहाँ आए। आप गिरफ्तार करके जेल भेज दीजिए हमको, ठीक है, बात है, हम लखनऊ थोड़ी जाएंगे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं और वो बातचीत है जब पुलिस के लोग होटल में पहुंचे और अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और उनसे कहा गया कि भाई आप अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए नहीं जा सकते, आप लखनऊ चले जाइए। और फिर वो एक तरीके की बहस हो रही कि भाई मैं लखनऊ क्यों जाऊं, मुझे तो अयोध्या जाना है, रामलला के दर्शन करने जाना है, आप चाहें तो मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज दें, लेकिन वजह तो बताने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में टिन्नू एंड गैंग पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। तो वहीं एसआईटी रिपोर्ट के बाद राम मंदिर में तैनात रेडियो ऑपरेशन ऑफिसर अर्जुन देव को हटा दिया गया है। आरएमओ अर्जुन देव साल 2009 से लगातार अयोध्या में तैनात थे और इस दौरान कई बार उनके तबादले के ऑर्डर भी पास हुए, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से हर स्तर पर वो रुक गया। हाल ही में लखनऊ तबादले का आदेश भी निरस्त हो गया था। चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद अब उन्हें हटा करके वापस गोरखपुर भेज दिया है। राम मंदिर के काउंटिंग रूम में चढ़ावे की गिनती के दौरान जो सीसीटीवी कैमरे वहां लगे, उसके साथ साथ पूरे परिसर में, पूरे प्रीमाइसेस में 1600 कैमरे हैं और इन तमाम कैमरों से आने वाली फीड की निगरानी की जिम्मेदारी अर्जुन देव के पास थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में जांच जैसे जैसे बढ़ रही है, पुलिस ने बैंक से आरोपियों के जो बैंक में खाते हैं आरोपियों के, उनकी डिटेल मांगी है। साथ ही सभी 8 आरोपियों के मोबाइल फोन की अब फॉरेंसिक जांच की भी तैयारी चल रही है। फॉरेंसिक जांच से खुलेगी चढ़ावा चोरी की परतें। चढ़ावा चोरी के आरोपियों के मोबाइल से निकलेगा राज।
चढ़ावा चोरी में 8 गिरफ्तार, 80 पर निगरानी का रडार। चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की रडार पर सिर्फ चंपत राय और पकड़े गए 8 आरोपी ही नहीं है। इस मामले में कम से कम 70 से 80 लोग जांच के दायरे में हैं। सबको नोटिस भेजा गया है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के बीच लंबे समय से अयोध्या में तैनात वायरलेस विभाग के रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर अर्जुन देव पर गाज गिरी है। आरएमओ अर्जुन देव का ट्रांसफर कर उन्हें गोरखपुर भेजा गया है। अर्जुन देव 2009 से अयोध्या में तैनात थे और पिछले करीब 17 सालों में उनका कई बार ट्रांसफर हुआ, लेकिन हर बार वो अपना ट्रांसफर रुकवाने में कामयाब रहे। बताया जा रहा है कि अर्जुन देव राम मंदिर परिसर के वायरलेस सिस्टम और सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था के प्रभारी थे। एसआईटी की रिपोर्ट में अर्जुन देव की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आरएमओ अर्जुन देव अपनी तय जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर वीवीआईपी दर्शन की व्यवस्था और मंदिर प्रबंधन से जुड़े कई कार्यों में शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों से करीबी का लाभ उठाकर आरएमओ अर्जुन देव ने कई बार अपना ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल करवाया। आरएमओ के ट्रांसफर को राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच और प्रशासनिक कार्रवाई में अहम माना जा रहा है। इधर चढ़ावे की चोरी की जांच का दायरा उन बैंक्स तक भी पहुंच गया है जहां राम मंदिर ट्रस्ट के खाते हैं। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक समेत करीब 6 बैंकों को नोटिस भेजा गया है। एसबीआई से उन कर्मचारियों की लिस्ट मांगी गई है जिनकी ड्यूटी चढ़ावे की काउंटिंग में लगाई गई थी। पुलिस को एसबीआई के 2 कर्मचारी रत्नेश चतुर्वेदी और गगनदीप पर शक है, क्योंकि इन दोनों को बैंक की तरफ से चढ़ावे की काउंटिंग प्रोसेस पर निगरानी के लिए तैनात किया गया था। अयोध्या में जितने बैंक हैं उन सबको पुलिस ने नोटिस दिया है और राम मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों और उनसे जुड़े लोगों के अकाउंट्स की डिटेल्स देने को कहा गया है। जितने भी बैंक हैं वहां पर पुलिस की टीम सादे कपड़ों में पहुंचकर नोटिस देकर गई है। जो एसबीआई बैंक है, राम लला मंदिर के जो ट्रस्ट है उनके अकाउंट्स हैं इस एसबीआई बैंक में। एसबीआई बैंक के 2 एम्प्लॉई रत्नेश और गगनदीप जो कि बैंक के पेरोल पर है, कैशियर के तौर पर ये राम मंदिर के अंदर काम कर रहे थे। इनकी भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है, क्योंकि जो 6 लोग जो आउटसोर्स कैशियर थे, जिसमें अनुकल्प, लवकुश, अविनाश शुक्ला, करुणेश, रमाशंकर जो है, ये सभी इन्हीं दोनों बैंक के एम्प्लॉय के अंडर में काम करते थे और साथ में नोट गिनने का काम करते थे। और बैंक को एक नोटिस ये देकर गए हैं कि ट्रस्ट से जुड़े जो भी बैंक खाते हैं, जो जितने आरोपी अब तक अरेस्ट हुए हैं, उनके जितने बैंक खाते हैं, उनकी डिटेल्स पुलिस को सौंपी जाए। इसके अलावा पास में ही जो और भी बैंक हैं, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां जहां पर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों के खाते हैं, उनकी जानकारी लेने के लिए पुलिस की टीम ने सादे कपड़ों में सभी बैंकों के अंदर नोटिस दिए हैं। पुलिस आरोपियों के फोन के डेटा भी खंगाल रही है। पकड़े गए आरोपियों ने अपने फोन से व्हाट्सएप चैट्स क्यों डिलीट कर दिए? उन चैट्स में ऐसा क्या था जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है? इन सवालों के जवाब के लिए सभी 8 आरोपियों के मोबाइल फोन के फॉरेंसिक जांच की तैयारी है। वहीं 8 चढ़ावा चोरों की जुडिशियल रिमांड 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। अब सभी 8 आरोपी 13 जुलाई तक जेल में रहेंगे। सोमवार को इन आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के वक्त अयोध्या पुलिस ने आरोपियों की रिमांड की मांग नहीं की है। हालांकि इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस की जांच जारी है। घरों की तलाशी चल रही है। पुलिस ने आरोपियों के घर से कई अहम डॉक्यूमेंट्स जब्त किए हैं। इनमें जमीनों के रजिस्ट्री के कागजात, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और अलग अलग बैंकों की पासबुक्स शामिल हैं। कुछ लोगों के घरों में बड़ी मात्रा में गहने बरामद हुए हैं। ज्वेलरी खरीदे जाने की रसीदें भी मिली हैं, तो आरोपियों की प्रॉपर्टी के डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि ये संपत्ति और ज्वेलरी चढ़ावे की चोरी की रकम से तो नहीं खरीदी गई। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों के यहां से जो ज्वेलरी, कैश और डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, उनको वेरीफाई किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स की पड़ताल की जाएगी। आरोपियों की फोन की फॉरेंसिक जांच होगी। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स का मनी ट्रेल जोड़ा जाएगा। इसके बाद पुलिस सवालों की लिस्ट तैयार करके आरोपियों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी।
एक तरफ पुलिस ट्रस्ट और उसके कर्मचारियों से जुड़े बैंकों की भूमिका की जांच कर रही है, तो अब चढ़ावे की सिक्योरिटी फुल प्रूफ करने पर भी काम किया जा रहा है। अब राम मंदिर में QR कोड से चढ़ावा दिया जाएगा। कैश चढ़ावे के लिए एक ही दान पात्र होगा। 20 दान पात्र खत्म करके एक दान पात्र रखा जाएगा। 6 जुलाई की बैठक में ये फैसला हो सकता है। सोना चांदी का चढ़ावा सरकारी टकसाल को सीधा जाएगा। SIT जांच के बाद ट्रस्ट द्वारा कराई गई FIR में सिर्फ 8 नाम ही नहीं है, कुछ अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। यानी जांच के दौरान अगर किसी और की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी एक्शन का ऑप्शन खुला है। तो राम मंदिर चढ़ावा केस में अब चंपत राय और अनिल मिश्रा पर शिकंजा कसने वाला है। अनिल मिश्रा से पुलिस पूछताछ कर सकती है। पुलिस पहले ही चंपत राय का बयान ले चुकी है। अब अनिल मिश्रा से सवाल जवाब भी हो सकते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक 6 जुलाई को अयोध्या के कार सेवकपुरम में होगी। इस बैठक में पूरे सिस्टम को लेकर के कुछ बड़ा फैसला होने की उम्मीद की जा रही है। चंपत राय के इस्तीफे पर फैसला भी ट्रस्ट की इसी बैठक में लिया जाएगा। पहले ये बैठक 11 जुलाई को होनी थी, लेकिन फिर इसकी तारीख थोड़ा पहले कर ली गई है। इस बैठक में चंपत राय, अनिल मिश्रा की जगह नए पदाधिकारियों के नाम भी फाइनल हो सकते हैं। खबर ये भी आ रही कि पूरे राम मंदिर के अंदर चढ़ावे से लेकर दूसरे सारे तौर तरीके जो पहले थे उनको बदला भी जा सकता है। चंपत राय को अयोध्या से निकलना होगा। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर लेंगे, किसी को अयोध्या से कुछ नहीं। चंपत राय का इस्तीफा होगा मंजूर, राम मंदिर से छुट्टी। चंपत राय का बचना नामुमकिन लग रहा है। उनका इस्तीफा हो चुका है, अब छुट्टी का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। अनिल मिश्रा की छुट्टी का रोड मैप भी क्लियर है। ट्रस्ट ये फैसला जल्द से जल्द करना चाहता है। पहले राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक 11 जुलाई को होनी थी, लेकिन इसकी तारीख बदलकर इसे 6 जुलाई यानी 5 दिन पहले कर दिया गया। इस बैठक में ट्रस्ट से जुड़े सभी प्रमुख सदस्यों के बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक मणि रामदास जी की छावनी की जगह कार सेवकपुरम में हो सकती है। जिस आनंद फानंद में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक की तारीख और जगह बदली है, उससे इसमें होने वाले अहम फैसलों का अंदाजा लगाया जा सकता है। माना जा रहा है कि ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी चर्चा और फैसला होगा। राम मंदिर के कामकाज को संभालने के लिए ट्रस्ट के संगठनात्मक ढांचे पर भी मंथन किया जाएगा। इतना तय हो गया है कि चंपत राय को राम मंदिर परिसर से हटा दिया जाएगा। चंपत राय को अयोध्या से मीलों दूर भेजकर नई जिम्मेदारी दी जाएगी। चंपत राय की तरफ से यह तर्क दिया गया था कि उनको हटाए जाने से सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, लेकिन RSS के बड़े नेताओं ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है। पहले चंपत राय और अनिल मिश्रा को इस्तीफा देने को कहा गया, फिर उनकी जगह 2 नए नाम तय कर लिए गए। चंपत राय का नाम लिए बिना RSS चीफ मोहन भागवत ने वो सारे लक्षण गिना दिए जो हाल के दिनों में चंपत राय की पहचान बन चुके थे, और वो था अहंकार। अहंकार के बारे में ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है ये बड़ा विचित्र है। इस अहंकार की उसकी गोष्ठी, उसका स्वभाव बड़ा विचित्र है। जो कुछ नहीं जानता उसको नहीं पकड़ता, जो जानता है उसका कंठ पकड़ लेता और प्राण ही ले लेता। ध्यान में रखना कि कितने भी हम बुद्धिमान है तो भी सब बातें मेरे मन से होगी ऐसा नहीं है। सब लोग काम करते हैं, तो सबका मिलकर जो तय होता है वो करना, अनमवादी होना चाहिए। ट्रस्ट से पूरी तरह छुट्टी होने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा पर भी शिकंजा कसेगा। पुलिस राम मंदिर में ही चंपत राय का बयान दर्ज कर चुकी है। अब अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ की तैयारी हो रही है। चंपत राय खुद को पाक साफ बता रहे हैं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब देना उनके लिए भी मुश्किल हो गया है। वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि टिन्नू यादव और पुलिस विभाग के रेडियो ऑपरेटर अर्जुन देव का पूरे सिस्टम में इतना रुतबा कैसे हो गया। चंपत राय का सबसे बड़ा विश्वास पात्र था रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। चंपत राय ने टिन्नू यादव को
पहले कार सेवकपुरम में ट्रस्ट की गाड़ियां चलाने के काम में लगाया, फिर अपना ड्राइवर बना लिया। उसके बाद मंदिर में सेवादार बना दिया। उसे चढ़ावे की काउंटिंग की निगरानी का काम सौंप दिया। दान पात्रों की चाबी भी टिन्नू यादव के पास ही रहती थी। इसी का फायदा उठाकर टिन्नू यादव ने अपने रिश्तेदारों को भी नोटों की गिनती के काम में लगा दिया। यहाँ तक कि चढ़ावे की चोरी जब पकड़ी गई तब भी चंपत राय ने टिन्नू और बाकी आरोपियों के पाप को छिपाने की पूरी कोशिश की। इतना ही नहीं, जब चंपत राय ने लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला के घर से चढ़ावे में चोरी की रकम बरामद की, तब भी चंपत राय मामले को दबाने की कोशिश करते रहे। चंपत राय को 6 जून में चढ़ावे में चोरी के सबूत मिले थे। इसके बाद 5 जून को चंपत राय खुद उन लोगों के घर पहुंच गए जो सीसीटीवी कैमरे में नोटों की गड्ढियां जेबों में रखते हुए दिखे। पुलिस ने भी चंपत राय से एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने। 6 जून को चोरी की बात लीक हुई तो 7 जून को चंपत राय कैमरे के सामने आकर लीपापोती करने लगे। हालांकि वीएचपी चंपत राय के इस कदम का बचाव कर रही है। 80 लाख रुपए उन्होंने रिकवर किए, ऐसा मेरे ध्यान में आया है। बैंकों से लौटाया गया, ये मेरे ध्यान में नहीं है। जब ट्रस्टियों को ये शिकायत मिली कि ऐसा हो रहा है, तो उनका कर्तव्य था कि कहीं भी जाने से पहले वो इस शिकायत को जांच लें। उन्होंने जांचा, उस क्रम में कुछ लोगों ने अपनी गलती मान ली और बाकी और पैसा लौटाया, तो ये तो हुआ है। ट्रस्टीज को ये करना चाहिए था, तो उन्होंने जांच भी की थोड़ी सी और थोड़ा एक्शन भी लिया। इस केस में राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा हो गया है। अनिल मिश्रा चंपत राय के सबसे बड़े विश्वस्त थे। चंपत राय ने मंदिर की सारी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा को ही सौंप दी। अनिल मिश्रा ट्रस्ट के सारे फाइनेंशियल काम देखते थे। चढ़ावे की काउंटिंग और उस पर निगरानी की जिम्मेदारी भी अनिल मिश्रा के पास ही थी। अनिल मिश्रा की सिफारिश पर बैंक ने कई लोगों को बिना जांचे परखे काउंटिंग के काम में लगा दिया। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा, इन सबको अनिल मिश्रा की सिफारिश पर ही गिनती के काम पर लगाया गया। स्टेट बैंक के कर्मचारी भी अनिल मिश्रा के घर पर किराएदार थे। जब बैंक के कर्मचारी से इंडिया टीवी के संवाददाता पवन नारायण ने सवाल किया, तो वो ये राज खोलने पर भड़क गए। सवाल इसलिए है कि भाई अनिल मिश्रा का घर है ये, एसबीआई काउंटिंग करता है। एसबीआई का अधिकारी या तो यहाँ रहता है या मिलने आया, 2 ऑप्शन है। तो अगर यहाँ रहता है तो अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं? भाई जिस हम भैया हम यहाँ पे रह रहे हैं, किराए दे रहे हैं। आज जो प्रॉब्लम हुआ है इससे 10 साल से हम रह रहे हैं। अच्छा, जब से 4 साल 6 साल से जब से यहाँ मेरी पोस्टिंग हुई तब से हम रह रहे हैं। अच्छा, तब से आप इसका क्या मतलब है कि इसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बताइए? हाँ, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए पैदा हुआ कि काउंटिंग की जिम्मेदारी एसबीआई की, कैश जमा होता है एसबीआई में, एसबीआई का कर्मचारी अनिल मिश्रा के घर रह रहा, तो कुछ गड़बड़ नहीं रहता। नहीं, आप बताइए। कोई जुर्म है? नहीं, जुर्म नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये फैक्ट कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, जानकारी इंटरेस्टिंग नहीं है। आप इसको मसाला बना के दिखाएंगे टीवी में तब इंटरेस्टिंग बनेगा, अदरवाइज कोई क्या वीडियो खींच रहा है यार। बैंक की तरफ से बोलने का, किसी का कुछ करने का हमारे पास अधिकार नहीं। तो आप यहाँ क्यों आए थे? अनिल मिश्रा जी के यहाँ आप क्यों आए हैं, ये तो बताइए ना। अनिल मिश्रा जी के एसबीआई का भी तो उसमें आप अयोध्या बैंक एसबीआई के हैं कर्मचारी, यहाँ क्या कर रहे थे आप उनके यहाँ अनिल मिश्रा जी की आपकी कार खड़ी है 4 साल से। ये 4 साल, तो बस वही बता दीजिए। और क्या, रेंट पे रह रहे हैं? रेंट पे रह रहे हैं। तो सवाल हमने जब इनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे हैं, एसबीआई के अधिकारी हैं, तो उन्होंने यही कहा कि मैं यहाँ अनिल मिश्रा के घर पर किराए पर रहता हूँ। 4 साल से यहाँ लगातार किराए पे हूँ, जब से उनकी यहाँ अयोध्या में पोस्टिंग है। अनिल मिश्रा पर भी आमदनी से ज्यादा संपत्ति बनाने का आरोप है। अनिल मिश्रा के 3 बेटों में से 2 अयोध्या में ही रहते हैं। बड़ा बेटा रवि मिश्रा राम भोग नाम से रेस्टोरेंट चलाता है, जो राम मंदिर के करीब है। राम मंदिर के प्रवेश द्वार के दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल है। इसमें अनिल मिश्रा का दूसरा बेटा शुभ्रांशु मिश्रा डॉक्टर है। जो बात हमारी उनकी होती है वो उनकी होती है, आप उस बारे में मत करिए, ऑफिशियल बात करिए हमसे, तो ऑफिशियल जवाब देंगे आपको। खाली हम ऑफिशियल चीजें पूछ रहे हैं। मैं बता तो रहा हूँ, इसके लिए एसआईटी बनी हुई है। आप लोगों ने कभी मतलब जानकारी उनसे नहीं ली? हम इस बारे में जानकारी नहीं लेते, हमारा काम अलग है, उनका काम अलग है। वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। इतने समय से वो इतने पदों पर रहे हैं, रजिस्ट्रार रहे हैं, उसके बाद संगठनों में काम किया है। अगर ऐसी कुछ बात होती तो इस पद पे भेजे ही ना जाते ना। इस पद पे भेजे गए तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी। अब कोई इल्ज़ाम लगाता है, लगाने दीजिए, क्या कर सकते हैं हम, पूरी दुनिया का मुंह तो बंद नहीं कर सकते। आप क्या करते हैं रवि जी? मेरा दवाइयों का काम है, मेरा एक रेस्टोरेंट है छोटा सा।
अब अनिल मिश्रा से पूछताछ होनी है। 6 जुलाई से पहले ये प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी, जिसके बाद राम मंदिर से चंपत राय और अनिल मिश्रा की छुट्टी करीब करीब तय है। और इस वक्त एक बड़ी खबर, एसआईटी की रिपोर्ट जुलाई के पहले हफ्ते में ही आ जाएगी। जांच पूरी करके फाइनल रिपोर्ट जुलाई के पहले हफ्ते में आ जाएगी। अभी फिलहाल प्राथमिक रिपोर्ट शासन को सौंपी गई है। एसआईटी की कंप्लीट रिपोर्ट इसी हफ्ते जुलाई के पहले हफ्ते में सामने आ जाएगी। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, फाइनल रिपोर्ट जुलाई तक आएगी, लेकिन अभी जो शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है उसमें कहां तक बात पहुंची है और क्या क्या बातें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, एसआईटी अपनी जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो शासन को पहले ही सौंप चुका है, जिसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सीएम से अनुरोध किया गया था, जिसमें एसआईटी ने जो रिपोर्ट ली है उसके बाद उन्होंने तहरीर दी थी और उसके बाद तहरीर के आधार पर एक मुकदमा कायम हुआ था। हमारे जो सोर्स हैं वो हुसैन हमको ये बता रहे हैं कि एसआईटी एक बार फिर से अयोध्या पहुंचेगी। उम्मीद है कल तक एसआईटी अयोध्या पहुंच सकती है और उसके बाद जो आगे की जो जानकारी है, आगे की जो तफ्तीश है वो एसआईटी इस पूरे मामले में मुकम्मल करेगी, क्योंकि एसआईटी को लगता है कि भी कुछ बयान और लिए जाने बाकी हैं। इसके अलावा जो आरोपी पकड़े गए हैं उन सबसे भी पूछताछ किए जाने की जरूरत है। आमने सामने बैठा करके क्रॉस वेरिफिकेशन के साथ पूछताछ किए जाने की जरूरत है। इसीलिए एसआईटी बहुत मुमकिन है कि कल अयोध्या पहुंच सकती है और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के पहले ही सप्ताह में जो ये पूरी रिपोर्ट है, पूरी रिपोर्ट जो एसआईटी अपनी तैयार करेगी वो शासन में प्रेषित की जाएगी, मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रेषित की जाएगी और उसके बाद जो फाइंडिंग्स होंगी एसआईटी की वो न सिर्फ निकल के सामने आएंगी, सार्वजनिक होंगी, बल्कि ये भी पता लग सकेगा कि अयोध्या पुलिस इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसको किस तरफ आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। एसआईटी और अयोध्या पुलिस की जो रिपोर्ट है उसमें कौन सी वो बातें हैं जो वाकई में बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, जिसके हिसाब से न सिर्फ ट्रस्ट को लेकर के जो भूमिका उठी है उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं, बल्कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उसको लेकर के भी तमाम तरीके की जो बातें हैं वो सामने निकल के सामने आएंगी और उसके बाद जो आगे की इन्वेस्टिगेशन होगी न सिर्फ इस रिपोर्ट के जरिए उसको धार मिलेगी, बल्कि उसी पथ पर दोनों जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ सकते हैं। उन सभी चंदा चोरों के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और बहुत वक्त बाकी नहीं बचा विशाल, जुलाई की शुरुआत होने वाली और पहले हफ्ते में अगर रिपोर्ट आ जाएगी तो सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में अब सियासत काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। दरअसल बिजनौर पहुंचे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने चंदा चोरी पर यह कहा कि अगर ट्रस्ट से गलती हो गई है तो उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। ओवैसी ने चढ़ावा चोरी को बुलडोजर एक्शन से जोड़ते हुए यह कहा कि अगर ट्रस्ट में मुसलमान मेंबर होता तो एनकाउंटर कर देते हैं। साथ ही ओवैसी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों के पुलिस कस्टडी में नहीं लिया गया, ये भी एक तरीके का पूरे हालात पर सवाल खड़े कर रहा है। सुनिए ओवैसी ने क्या कहा। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है, जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। और ये बीजेपी आरएसएस वालों से हम पूछना चाह रहे हैं, ये चंपक आपका लाडला है या नहीं है, बताओ हमको। और हमको बोलते ये पाकिस्तानी है, ये जिहादी है, ये बांग्लादेशी है, तो ये राम माधव जाकर पाकिस्तान से ट्रैक टू डिप्लोमेसी कैसा कर रहे हैं आरएसएस के। वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में भारत के 26 लोगों को गोली मार दी थी, वो पाकिस्तान जिसकी सपोर्ट पर दिल्ली में लाल किले पर सुसाइड बॉम्ब के जरिए 50 लोगों की मौत हुई, जिसमें हिंदू मुसलमान मारे गए। बोलो बीजेपी वालों, बोलो भारत के प्रधानमंत्री कैसे राम माधव जाकर बात कर रहे हैं। अगर बात करने वाले का नाम राम माधव जो आरएसएस के नहीं होता, ओवैसी होता, तो टीवी वाले आसमान को सर पे उठा लेते थे।
अगली खबर, केतन हत्याकांड की मुख्य आरोपी सिया गोयल के माता पिता अब सामने आए हैं और अपनी बेटी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सिया इतने बड़े हत्याकांड की प्लानिंग नहीं कर सकती। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हत्या का दोषी चाहे जो कोई भी हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सिया के माता पिता ने यह भी बताया कि केतन सिया को बहुत पसंद करता था। उसके विग लगाने, थोड़ा सा हकलाने से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। सिया के परिवार ने सिया के बॉयफ्रेंड होने की जानकारी से साफ इनकार कर दिया है। जहाँ तक मेरा विचार है कि मेरी बेटी नहीं कर सकती है। जो भी है, यानी कि गहन से गए पुलिस वाले जो भी है तहकीकात करके और सबूत पेश करके और मेरी बेटी को सजाए मौत नहीं, जहाँ से केतन जी गिरे हैं, आज हमारा हीरा गिरा है, वहाँ से वही सजा उसकी होनी चाहिए सर। क्या सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी? क्या सिया गोयल को केतन अग्रवाल पसंद नहीं था? क्या सिया के परिवार को सिया के बॉयफ्रेंड की जानकारी थी? केतन अग्रवाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी उसकी मंगेतर सिया गोयल पर अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर जघन्य हत्या का इल्जाम है। लोनावला में हुए सनसनीखेज हत्याकांड के बाद लगातार कई बातें और कई कहानियां सामने आ रही हैं और सिया पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसके उलट सिया गोयल के परिवार का दावा है कि सिया केतन को बहुत पसंद करती थी। सिया गोयल के माता पिता ने इंडिया टीवी से बातचीत में केतन के परिवार के आरोपों का भी जवाब दिया और इस बात से इनकार किया कि सिया शराब पीती थी। परिवार ने कहा कि केतन की मौत हो गई, इसलिए उनका परिवार सिया पर तरह तरह के इल्जाम लगा रहा है। नहीं, वो तो केतन जी से बहुत प्यार करती थी और 4 महीने में मुझे कभी लगा नहीं कि बच्चों में कुछ मन मुटाव हुआ या प्यार नहीं है या कुछ उनमें अनबन चल रही है, ऐसे कुछ भी नहीं था। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से रहते थे। मेरी काफ़ी टाइम भी केतन जी से बात होती थी। मम्मी जी ऐसे वीडियो कॉलिंग पे ही बात करते थे। वो लोग बहुत अच्छे से 4 महीने रह रहे थे। पता नहीं ये सब कैसे हो गया और क्या हो गया। वो लोग भी बोलते थे कि हमें सिया बहुत अच्छी लड़की मिली है, संस्कारी अच्छी। उस टाइम तो वो लोग बहुत बोलते थे कि बहुत ही संस्कारी अच्छी लड़की मिली है हमें करके। वो अब ऐसा आरोप लगाते हैं कि सिया के पार्टी में जाते थे। ऐसा होने के बाद आरोप लग रहा है। पहले कोई आरोप नहीं था, कोई पार्टी जाती नहीं थी, पहले से ही नहीं जाती वो, ना किसी चीज़ का शौक था। ठीक है, बच्चे साल में एक बार बर्थडे पे उसने 2 साल पहले गई थी, वो भी केक कटिंग करते हुए का फोटो है। दोनों की फैमिली की मंजूरी, दोनों की फैमिली, बच्चे दोनों मिले। सिया और केतन जी 2-2.5 घंटे वेस्टर्न में प्रोग्राम था। उनके फैमिली के लोगों ने भी सिया को देखा। वो भी चाहते थे कि हाँ नहीं, बहुत सुंदर सुशील अच्छी लड़की हमें मिली है करके। अभी वो लोग उस पर इल्जाम लगाए क्योंकि केतन जी के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए। सिया के माता पिता ने सगाई से पहले और बाद की पूरी कहानी सुनाई। सिया के मां के मुताबिक वो हत्या के आरोपी चेतन चौधरी को नहीं जानती थी, ना ही उन्हें सिया के अफेयर के बारे में कोई जानकारी थी। सिर्फ 20 साल में ही सिया की शादी क्यों की जा रही थी, इस पर परिवार ने बताया कि अच्छा लड़का और अच्छा परिवार मिलने की वजह से उन्होंने शादी करने का फैसला किया था। चेतन के बारे में कुछ जानती थी आप? नहीं जी। साहिल जानता तो वो हम लोग, हमारे तक बात आती हो तो हम बच्चों को समझाते थे कि बेटा अभी तेरी सगाई हो गई है, ये नहीं करना चाहिए, या तो कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता, हम आगे बात करें। पेरेंट्स को अगर इंसान बताएगा, ये कोई छोटी बात नहीं, शादी करना वो तो कोई गुड्डे गुड्डे का खेल नहीं है। ये पेरेंट्स तो आगे रिएक्शन लेते ही थे ना। कोई भी पेरेंट्स चाहेगा कि बच्चों में आगे प्रॉब्लम नहीं हो। अभी जो उनके परिवार वाले आप पर वो भी इल्जाम लगाना है, उसे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, वो तो भगवान ही मालिक है। जवाब तो दे सकती हैं, जो इल्जाम लगा। क्या देना है, किस किस को जवाब दूं मैं? जब मैंने बोला संस्कारी, उनको जब 4 महीने पहले बहुत संस्कारी, बहुत अच्छी, बहुत
काबिल बहू लगती थी, आज उन्हें वही बुरी लग रही है, तो अभी क्या कर सकते हैं। सिया की मां ने इस बात को झूठ बताया कि सिया बाली नहीं जाना चाहती थी। उन्होंने कैब ड्राइवर के बयान को भी गलत बताया, जिसमें कहा गया था कि सिया बाली नहीं जाने को लेकर कैब में अपने भाई साहिल से झगड़ा कर रही थी। यहाँ पे वो ड्राइवर जो लेके गया था आपकी बेटी को, आपके बेटे को, वो ये कह रहा है कि यहाँ से गाड़ी में बैठते वक्त भी वो लड़ रहे थे अपने भाई से कि वो नहीं जाना चाह रही। नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। खुशी खुशी गए, वो तो खुशी खुशी गए थे, लड़ाई तो बिल्कुल नहीं हुई। ये तो झूठ बात आ रही है। ड्राइवर ऐसा कह रहा है जो लेके, झूठ है ये। और ये पासपोर्ट फाड़ने वाली बात जो सामने आ रही, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम ये तो फाड़ने वाली बात। तो साहिल ने कुछ बताया कि यहाँ से जब जा रही थी तो लड़ाई कर रही थी वो? नहीं, साहिल ने बिल्कुल बोला मम्मी खुशी खुशी गई, वो लड़ाई की बात तो झूठ बोल रहे हैं वो। सिया के परिवार के मुताबिक केतन के बाल नहीं होने और बात करते समय हकलाने को लेकर सिया को कोई दिक्कत नहीं थी। पिता ने कहा कि सिया ने ही केतन के प्रोफाइल देखकर बताया था कि लड़का बहुत अच्छा है। मैंने खुद मुझे 2 क्लिप भेजी, जो 2 क्लिप आज भी मेरे मोबाइल में है कि ऐसे ऐसे पापा वो देखो, यानी कि किसी होटल में इतनी अच्छी स्पीच दे रहा है 100 लोगों के सामने, और वो लड़का बहुत अच्छा है, जेन्युइन है, बढ़िया है। और जो उनका यानी कि एक ग्रुप है बिल्डर लोगों का, उसमें भी केतन जी बैठे हैं और देखो कि ऐसे ऐसे वो बात कर रहे हैं करके, तो मुझे इसमें कुछ लग नहीं रहा है कि वो बीच बीच में यानी कि रुक के बात कर रहे हैं, और उसके बाल भी मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और सिया का परिवार इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि सिया इतनी संगीन वारदात में शामिल हो सकती है। दूसरी ओर परिवार ये भी कह रहा है कि अगर वो हत्या की दोषी पाई जाती है तो उसे कठोर से कठोर सजा मिले। आपको नहीं लगता कि आपकी बेटी ने ये किया होगा? जहाँ तक मेरा विचार है कि मेरी बेटी नहीं कर सकती है। मौत तो हुई है, आपको क्या लगता है फिर कैसे मौत हुई केतन अग्रवाल? वो मुझे नहीं पता है कुछ भी। आपको लगता है कि जो भी हत्यारे उनको सजा मिलनी चाहिए? हाँ, जो भी हत्यारा होगा तो उसे सजा मिलनी चाहिए। वही सजा उसे होनी चाहिए, मैं तो यही बोलूँगा। और इसमें गहन से गहन जो भी हैं, यानी कि गहन से गहन पुलिस वाले जो भी है तहकीकात करके और सबूत पेश करके, और मेरी बेटी को सजाए मौत नहीं, जहाँ से केतन जी गिरे हैं, आज हमारा हीरा गिरा है वहाँ से, वही सजा उसकी होनी चाहिए सर। कोर्ट ने केतन अग्रवाल हत्याकांड में सिया गोयल और चेतन चौधरी की पुलिस कस्टडी 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि डिजिटल सबूत, कॉल डिटेल, सोशल मीडिया एक्टिविटी और हत्या की साजिश से जुड़े कई पहलुओं की जांच अभी बाकी है। पुलिस सिया का क्राइम सीन रिक्रिएट कर चुकी है, जबकि चेतन से भी इसी तरह की पूछताछ की जाएगी। यूपी एसटीएफ ने यूपी के टॉप क्रिमिनल्स की फाइल खोली है। जून के महीने में एसटीएफ ने 2 बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। एसटीएफ ने लखनऊ में खान मुबारक गैंग के शार्प शूटर को ढेर किया, और दूसरा लखनऊ से 700 किलोमीटर दूर सहारनपुर में हुआ। बिहार के ब्रदर्स गैंग के सबसे बड़े डॉन ललन सिंह को यूपी एसटीएफ ने मार गिराया। ललन सिंह 10 साल से यूपी और बिहार को चकमा दे रहा था। ललन सिंह इतना बड़ा क्रिमिनल था कि वो अपने साथ हमेशा स्टैंगन लेकर के चलता था, और जब सहारनपुर में ललन सिंह को पुलिस ने ढेर कर दिया तो उसके पास से देसी ये गन बरामद हुई है। यूपी में अपराधियों के लगातार सफाई का काम किया जा रहा है। एनकाउंटर्स को यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कानून व्यवस्था के लिए जरूरी बताया। अमिताभ यश ने गैंगस्टर ललन सिंह और संजीव के एनकाउंटर की डिटेल शेयर किए। साथ ही उन्होंने जाति देखकर एनकाउंटर करने के आरोपों पर भी खुलकर जवाब दिया। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इसके लिए यूपी एसटीएफ लगातार काम कर रही है। जो बड़े शूटर्स हैं वो नज़र में है यूपी एसटीएफ के। हाल में 2 बड़े शूटर्स यूपी एसटीएफ ने मार गिराए हैं एनकाउंटर पे। हमारे साथ यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश जी हैं। अमिताभ जी, जिस तरह से हमने देखा कि ललन सिंह को एनकाउंटर में मारा गया, कितना बड़ा अपराधी था और किस तरह से काम करता था? ये ललन सिंह 3 भाई थे, मनीष सिंह, रजनीश सिंह और ललन सिंह। ये तीनों बिहार के रहने वाले हैं, समस्तीपुर के, और बिहार में ही अपराध किया करते थे।
ये स्पेशलाइज करते थे या इनका ये तरीका था कि ये सब इंस्पेक्टर्स को गोली मारकर उनसे पिस्टल लूटा करते थे और फिर उन पिस्टलों का इस्तेमाल आगे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए और बड़ी लूट डकैतियों के लिए करते थे। वर्ष 2016 में इस गैंग ने एसआई भुवनेश्वर सिंह को गोली मारी थी और उसकी सरकारी रिवॉल्वर लूट ली थी। ये घटना नालंदा बिहार में हुई थी। उसके बाद इन लोगों ने एसआई सुरेश ठाकुर को गोली मारी। ये घटना बाढ़ में हुई थी। ये भी 2016 की घटना है। और एसआई आरआर चौधरी की 2016 में ही फतुहा में गोली मारकर पिस्टल लूटी थी। इसके अलावा कई डबल मर्डर्स, ट्रिपल मर्डर्स इनके द्वारा किए गए हैं जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थे या लूट डकैती के लिए किए गए थे। 2022 में ये पुलिस कस्टडी से फरार हो गए। ये तीनों जुडिशल कस्टडी में थे और जब इन्हें कोर्ट में लाया गया बाढ़ में, जो पटना का एक की तहसील है, वहाँ से ये कस्टडी से फरार हो गए। और उसके बाद इन लोगों ने 2022 में ही थाना लक्सा बनारस जनपद में सब इंस्पेक्टर अजय यादव को गोली मार के उसकी पिस्टल लूटी। इसमें किस्मत से अजय यादव जिंदा बच गए थे, लेकिन उनको 2 गोलियां मारी गई थी। उसके बाद यूपी पुलिस ने इनकी तलाश शुरू की और इसमें से 2 भाई फिर एनकाउंटर में, जो कि बड़ा ही साहसिक एनकाउंटर था, उसमें बनारस पुलिस के साथ मुठभेड़ में ये रजनीश सिंह और मनीष सिंह मारे गए थे। ललन सिंह एट लार्ज था और फिर उसने दोबारा अपनी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर दिया, अपने कार्यों को स्टार्ट कर दिया और बार बार यूपी में विचरण कर रहा था। ये सूचनाएं यूपी एसटीएफ को प्राप्त हुई। एसटीएफ ने लगातार इसे ट्रैक किया और फाइनली सहारनपुर में इसे मार गिराया। इसके पास से कुछ वेपन्स बरामद हुए हैं और अगर ये नहीं कानून की गिरफ्त में नहीं आता अथवा इसको पुलिस गिरफ्तार नहीं करती यूपी पुलिस, तो निश्चित ही कोई बड़ी घटना कोई अंजाम दे देता और ये लगातार बड़ी घटनाओं को पहले ये गैंग अंजाम देता रहा है। तो इसके मारे जाने से बड़ी घटनाएं प्रिवेंट हुई। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, चढ़ावा चोरी के बाद चंपत राय का पहला बयान आया। उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी मिलते ही मैं सक्रिय हो गया। टिन्नू ने गलत किया, इसकी उम्मीद नहीं थी, ये चंपत राय कह रहे हैं। आउटसोर्स स्टाफ को हटाया जाना था, ये भी कहा उन्होंने। मई के महीने में जानकारी होते ही जांच की गई। बैंक वालों ने चोरी पकड़कर चंपत को बताया। बैंक वालों ने बाथरूम से लाखों रुपए बरामद किए। जिन्होंने चोरी की उनसे रकम बरामद करवाई, ये जानकारी चंपत राय ने दी है। ये पहली बार चंपत राय की तरफ से बयान आया है। चोरी करने वाले माफी मांगने लगे जब उनसे रिकवरी हुई, ये बात भी चंपत राय कह रहे हैं। बड़ी खबर पटना से है, जहां कुकिंग ऑयल के एक गोदाम में पिछले 30 घंटों से भीषण आग लगी हुई है। इस आग में अब तक करोड़ों का सामान जलकर खाक हो चुका है। दमकल की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में लगी हैं। 5 लाख लीटर पानी का अब तक इस्तेमाल कर चुके हैं फायर फाइटर्स, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मौके पर फायर ब्रिगेड की 35 गाड़ियां हैं। 150 से ज़्यादा फायर फाइटर्स लगे हैं जो इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने की कोशिश में हैं, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, क्योंकि इस गोदाम में कुकिंग ऑयल, रिफाइंड सरसों का तेल और घी, इस तरह की चीज़ें थीं जो यहाँ से पूरे बिहार में सप्लाई होती थी और पिछले 30 घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना का वेयर हाउस, जहाँ पर ये गोदाम था कुकिंग ऑयल का, वनस्पति तेल, रिफाइंड और घी का, और यहाँ पिछले 30 घंटों से आग लगी हुई है, जिस पर काबू पाने के लिए 150 फायर फाइटर्स, फायर ब्रिगेड की 35 गाड़ियाँ लगाई गई, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग जख्मी हैं। यह हादसा सुबह करीब 3:30 बजे हुआ। लखनऊ से दिल्ली आ रही एक वॉल्वो बस तेज रफ्तार ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा ट्रेलर में करीब 8 फीट तक अंदर घुस गया। खिड़कियां
गेट, ये सारी चीज़ें तोड़कर यात्री बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाए। फिलहाल घायलों को जिला अस्पताल में आसपास के भर्ती करवाया गया। ये देखिए गाड़ी का, बस का जो अगला हिस्सा है वो पूरी तरह से खत्म हो गया।